नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.94 2094 तक, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और अन्य गैसें 0.02। प्राकृतिक में ज्वालामुखी, धूल भरी आंधियाँ और तूफान, दावानल। कृत्रिम ग्रह ईंधन, उद्योग, परिवहन के साधन और धूम्रपान, रसायन आदि और रेडियोधर्मी। हेल्थ बिगड़ेगी, प्रभाव में जीव जंतुओं, कीटों, वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ओजोन प्रभावित होगी, ग्रीनहाउस प्रभाव में वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग, शहरों में कोहरा की समस्या भी इससे बढ़ेगी, कृषि पराली से और औद्योगिक प्रदूषण से जहरीला कोहरा, बीमारियां भी होगी जैसे सिलिकोसिस, पत्थरों खान और कटाई में, कोयले के कणों से ब्लैक लंग रोग, कार्बन मोनोऑक्साइड इन CO से रक्त में ऑक्सीजन की संवहन क्षमता में कमी आना और नाभिकीय विकिरण से त्वचा अस्थमजा और अनुवांशिक रोग हो जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड से आंखों में जलन होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रंथियां हो जाती है। पराबैंगनी विकिरण तो मोतियाबिंद और कैंसर जैसे पराबैंगनी किरणों से होता है, तो कैंसर पराबैंगनी किरणों से हो रहा है, तो मोतिया भी आ रहा है। प्राथमिक प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानव क्रियाओं के द्वारा पौधे वायु निष्कासित होते हैं, तो प्राथमिक रूप में वो चेंज नहीं करते। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया, Na37 अमोनिया है। मैंने कणकीय पदार्थ, यही अगर कोई तीसरा यौगिक बना देते तो वो द्वितीयक हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ने CO3 बना दिया तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया 3 से, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल ने H2SO4, SO2 थी बनी SO3 ऑक्सीजन बनी थी, तो SO3 तो गर्म है, H2 जल मलतम और सल्फ्यूरिक अम्ल बने तो एसिड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, O3 ओजोन, पैन यानी कि पेराक्सी एसीटल नाइट्रेट। जल प्रदूषण कृषि अपशिष्ट भी करते हैं और खनिज तेल भी करता है नगरों का विकास। फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस यानी कुबड़ यानी दंत क्षरण है, तो दांत खराब हो जाते और कुबड़ बन जाती है। आर्सेनिक ब्लैक कूट और त्वचा कैंसर। पारा भी जल प्रदूषण है, तो पारा से मिनी माता रोग, पारा पानी पीते इसलिए मिनी माता होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता जाता है। कैडमियम से ईटाई रोग होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है। पगरे तलिया 1960 पर काला ब्लैक फुट आर्सेनिक। ईटाई रोग में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। उपाय शिविर लगा जैविक मृत पशु को नदियों में न डालें। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को। डेसिबल में मापते इसे। ध्वनि फुसफुसाहट है वो 45 से 50 dB। शांत क्षेत्र में एकदम 30 dB रहती। सामान्य बातचीत 55 से 60 dB। लाउड स्पीकर में 70 dB। जेट इंजन की 110 dB। बंदूक की गोली 165 dB। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनियाँ प्रदूषण के अंदर आती हैं। 120 डेसिबल के ऊपर के कान के पर्दे फट सकते हैं और 150 अगर डेसिबल की है तो मृत्यु का कारण बन सकती है। 150 मरे मतलब बंदूक थी वह 165 मतलब बंदूक की मरी जाए आवाज़ हो गई। जेट इंजन रिवाज पड़दा नहीं फाड़ता। 120 में पड़दा फाड़ेंगे यार 110 है। औद्योगिक है वो ध्वनि प्रदूषण की 90 है जबकि सामान्य 80 होती है। लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण में नहीं आता क्योंकि 70 है। इसका मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल चिड़चिड़ापन, बेहरापन, उच्च ध्वनि व्यक्ति की स्थायी रूप से श्रव्य क्षमता को समाप्त कर देती है। कार्य क्षमता कैपेसिटी घट जाती है, एकाग्रता कमी रहती है और हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। गर्भपात। औद्योगिक अपशिष्ट खनन से प्रदूषित होता है। जमीन का मृदा का अम्लीय वर्षा, मृदा अपरदन, सड़कों का निर्माण, शहरीकरण भी प्रदूषण बढ़ाता है। जमीन से बार बार लवण पानी आ रहा है तो भी, और ज्यादा सिंचाई कर रही से प्रदूषण बढ़ता है। मृदा प्रदूषण से अन्य पर्यावरणीय प्रदूषणों को जन्म देता है। पेशिश, प्रवाहिका, आंखों के रोग, तब टीबी वगैरह ये होती है मृदा प्रदूषण। रेत से तो टीबी होती है। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक, औद्योगिक कृषि अपशिष्ट, तेल, रासायनिक पदार्थ निक्षेपण समुद्र जल में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पेट्रोलियम, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट समुद्र क्षेत्र में खनन, अम्ल वर्षा, वायु प्रदूषण, जीवों के परवाल का विरंजन हो जाता है, रंग उड़ जाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, मर जाते हैं, ऑक्सीजन घट जाता है, खाद्य श्रृंखला प्रदूषित होना। रेडियो एक्टिव के स्रोत क्या? सोलर विकिरण, कॉस्मोटिक विकिरण, अंतरिक्षारी, चट्टानी, मिट्टी से, मानव निर्मित जैसे नैदानिक चिकित्सा प्रणाली से, डायग्नोस्टिक लैब में हमारे वगैरह करते हैं। उसमें नाभिकीय परीक्षण, परमाणु परीक्षण, नाभिकीय रिएक्टर जो चल रहे हैं, बिजली वगैरह, यूरेनियम खनन हो रहा है वहाँ से, और हथियार जो काम ले रहे वो। प्रभाव से रोग एक से दूसरी पीढ़ी में प्रभावित होते हैं। 5 पौर जंतुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, कचरा प्रदूषण, जो ठोस है
औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, शहरों के और चिकित्सा प्रणाली के अपशिष्ट। ये हवा के माध्यम से मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं। जन्म के बच्चों का वजन कम, जन्मजात विकृतियां, कैंसर, मस्तिष्क रोग, ये सब इसका प्रभाव। जिसका अपघटन नहीं होता वो नुकसान होता है। सुपोषण, उर्वरक, घरेलू अपशिष्ट और शहरी जो सीवरेज, औद्योगिक कचरे से नाइट्रोजन, फास्फेट की बहुलता वाले पोषक तत्व। नाइट्रोजन या हुआ, फास्फेट हुए, जो कि तालाबों में जला जाता है और तालाबों में जो पोषक तत्वों में तीव्रता से वृद्धि करते हैं, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं या सुपोषण कहते हैं। जलीय प्रदूषण है क्योंकि शैवाल या जलीय खरपतवार वो जल्दी से उगते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियों को मरने लगती है इस कारण से। तो साफ पानी वो बदबूदार जल निकाय के रूप में बदल जाता है, जिससे पोलियो, पेचिस, डायरिया आदि रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जैव उपचार, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा तेल, विलायकों और कीटनाशकों से दूषित जल व थल को साफ करने की प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित 3R थ्योरी। तो पुनरुपयोग, न्यूनीकरण यानी कि रिड्यूस करना, उसको कम करना, और पुनर्चक्रण उसे दोबारा काम में लेना। पुनर्चक्रण करें, रीयूज, दोबारा उसको यूज कर लेना। 3R। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है BOD, जैव ऑक्साइड ऑक्सीजन मांग। जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा BOD कहलाती है। BOD के द्वारा जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। BOD की मात्रा में वृद्धि जल प्रदूषण का सूचक होती है। COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। तो जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों घुलनशील और अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, COD कहलाती है। COD के द्वारा भी जल प्रदूषण का मापन होता है। COD में वृद्धि जल प्रदूषण का सूचक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है, DO कहलाती है। जल में इसकी मात्रा में वृद्धि जल गुणवत्ता के सूचक है। जल में 8.0 मिलीग्राम बराबर डे, 8 ग्राम से कम डिसॉल्वेड घुलित ऑक्सीजन मिल रही है, इसका मतलब वो प्रदूषित है। 8 ग्राम, इसका ध्यान रखना। अम्लीय वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस से वायुमंडल में जलवाष्प में बारिश के पानी के साथ घुल मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है। तो वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा जल का pH मान 5.6 से 2.5 के मध्य रहता है। pH मान 5.6 से 2.5 तक गिर जाता है। इसके कारक है वो SO2, NO2, NOCH4। 7 इसका माप होता है। 7 से नीचे अम्लीय और ऊपर क्षारीय, ऊपर खारून, नेसो खाटो, CO। ये गैस से वर्षा जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा की बात करता हूँ। वातावरण में अम्लीयता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 60% से 90% तक ये होता है। 23% HNO3 के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, ज्वालामुखी क्रियाओं से बाहर आता है, औद्योगिक गतिविधियों से भी बाहर आता है, यानी तेजाब। नाइट्रो डाइऑक्साइड वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, नाइट्रिक ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, NO3 नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं। हाइड्रोजन से होता है हाइड्रो वाला है, नाइट्रिक अम्ल होता है। दुष्प्रभाव की बात करें तो खनिज पोषक तत्व नष्ट होने से उत्पादकता में कमी आती है और मिट्टी की रासायनिक संरचना बदल जाती है। पानी पे गिरेगा तो जैविक समुच्चय समाप्त हो जाएगा, अंदर जीव मर जाएंगे। वनस्पति बढ़ पड़ने से पादप व जंतु जगत की जैव प्रक्रियाओं का अवतरण, पादपतियों का स्टोमेटा बंद देने, वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होता है, से जैविक क्रिया मंद हो जाती है। भवनों पर तो स्टोन कैंसर होता है, यानी कि स्टोन लेप्रोसी, संगमरमर पत्थर, सतयुद्ध। मानव पर तो शोषण, त्वचा, आँखों का जलन। हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 में अम्ल वर्षा हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस COS सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने हेतु किया गया समझौता था हेलसिंकी प्रोटोकॉल। ओजोन परत अगर ज़मीन पर बनने लग जाए तो वो किरणों को वापस जाने नहीं देती है, इसलिए नुकसानदायक है, यानी वो बेड ओजोन है। और अगर अंतरिक्ष में से सूर्य की किरणें नहीं आ रही तो वो गुड ओजोन है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें। ओजोन का क्षरण, ये का स्थिर गैस है, एक तरफ बनती जाती है दूसरी तरफ विकृत होती रहती है। यह निरंतर होने वाली एक सामान्य घटना है जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मानवीय हस्तक्षेप के कारण कुछ उत्सर्जित गैस हेलोजन जैसे CFC, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के कारण ओजोन के
निर्माण की तुलना में विघटन अधिक होने लगा है जो हानिकारक है। ओजोन परत की उपयोगिता पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का काम करती है। ओजोन में क्षरण जो हुआ है सांद्रता की कमी की वजह से छोटे छोटे जो छिद्र है यानी कि ओजोन परत में क्षरण हो गया है, छोटे छोटे छिद्र बन गए। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के तापमंडल में व बसंत ऋतु में अधिकतम पाई जाती है। ओजोन गैस मापने की कई डॉप्सन यानी 1 डॉप्सन बराबर 0.01 मिमी है। ओजोन परत के क्षरण के कारणों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, फ्रेऑन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राऑक्साइड, क्लोराइड यानी CiCCI4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3CCI3, मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC, ज़्यादा से ज़्यादा CFC, फिर फ्रेऑन के बाद हेलोन्स, पहला उडो, पसे हेलो, पसे फेरो, फेरो पसे हेलो, पसोडो टेटा। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव त्वचा कैंसर में वृद्धि, गोरों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। काला है उसके ऊपर तो एक और आवरण है तो इतना नुकसान नहीं देता है। अफ्रीका का वाला कह रहा है मजा है। अब शादियों के लिए भी काली ढूंढेंगे। मोतियाबिंद